तो निक्सन के साथ इंदिरा गांधी की ना 36 का आंकड़ा यूं निक्सन ने बड़ी बदतमीजी की, तो मास मर्डर, मास रेप चल रहे थे, भर भर के लाश। अब भारत में वो लोग घुस रहे थे, भारत की डेमोग्राफी खराब हो रही थी। पाकिस्तान धीरे धीरे क्या हुआ, एज अ सप्लायर और टेररिस्ट हो गया, मुजाहिदीन जिसे हम लोग कहते हैं। यानी कि मुजाहिद का मतलब लश्कर, मुजाहिद, अल्लाह की आर्मी। तो इस रूप में उसने स्थापित किया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान का विदेश मंत्री, अभी जो रक्षा मंत्री, उसने बोला है कि हम 30 साल तक अमेरिका के हाथों खेलते रहे। जैसे हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, हमारे मिसाइल मैन। वैसे पाकिस्तान में एक खान आता है, 1945 में दिया गया था कि हम कबूतर उड़ाने वाले देश हैं, हम पीस मेकर कंट्री हैं। ऐसी तैसी है भाई, युद्ध पीस से पूर्ण होता। आज हमारे पास मिसाइलें नहीं होती, हमारी पीस की क्या होती, तो देखो पीस के रख देता हमें। लड़ाई हमेशा हथियारों से और टैक्टिक्स से जीती जाती है, तो शांति की बातों से, ये लाठी डंडे से नहीं जीती जाती भाई। लेकिन थैंक्स टू अवर फाउंडिंग फादर्स, क्या मैं बोलूँ, तो शायद पता होगा, इन प्रधानमंत्री मोदी से पहले कोई भी प्रधानमंत्री भारत का इजराइल नहीं गया, इसलिए क्योंकि भारत के अल्पसंख्यक कहीं नाराज ना हो जाए। फिलिस्तीन से जाकर मिलते थे इजराइल से, जबकि इजराइल बहुत उन्नत देश था। भारत ने जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ना, उसने वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को बहुत आगे पहुंचा दिया। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन CNN है, अमेरिका का एक न्यूज चैनल जो हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। उनका एक न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट। उसने जानते हो पहलगाम में क्या लिखा, पढ़े लिखे ऑफिसर्स, नए नए लड़कों को तैयार किया गया, बढ़िया बोलने वाले, झकास। पूरी दुनिया में यही इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बंदे पूरी दुनिया में गए और पूरी दुनिया को बताया देखो हमारे साथ ये गलत हुआ है। जब ये कुछ घटना हुई तो प्रधानमंत्री गए थे ना राष्ट्रपति मुर्मू को बताने के लिए रात में कि हमने मैडम ये किया। क्यों मीडिया की भद्द इसलिए पिटी, वीडियो डाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, माफी चाहते हैं। कल कराची पोर्ट पर कोई हमला नहीं हुआ, रात में कराची पोर्ट हुआ तबाह, पूरा धुआं धुआं हुआ, ऐसे ऐसे टाइटल, धुआं धुआं हुआ, हो गया तबाह, कुछ नहीं बचा, हो गया बर्बाद, पाकिस्तान आया घुटने पे। अगले दिन सुबह पता चला नहीं वो कराची नहीं था। ठीक है, बहुत ही बुरी स्थिति में भारतीय मीडिया, बहुत बुरी स्थिति में है। मतलब इसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं है, इसके पास कोई कुछ नहीं है। एक ने तो हद मचा रखी थी, हाँ आप छुप जाइए, आप रोशनी मत रहिएगा, वो लाइव रिपोर्टिंग, उसको जो है किसी नींव के पीछे छुपा रखा था। बोले थे ये जो है पुंछ राजौरी में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अबे भाई साहब बताओ तो लोकेशन कहाँ है, छत पे खड़ा कर दिया उसको, जो कह रहे हैं पुंछ पे जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं। गजब गजब हालत हो रखी है लोगों की। नहीं वही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ और उनके यहाँ भी, उनके यहाँ इससे ही माशाल्लाह है, उन्होंने भारत के 100 राफेल मार दिए। अरे खरीदे ही हमने नहीं थे इतने। तुमने कुछ फ्रांस में ही बर्बाद दिए क्या। मतलब अलग ही लेवल दोनों मीडिया का है, बहुत ही अलग है। पाकिस्तान वाले तो वैसे भी जहालत में जी रहे हैं, पढ़ाई लिखाई और इन सब से उनका कोई लेना देना है नहीं, तो वो तो कुछ मतलब बोले 100 राफेल मार दिए। अरे टोटल खरीदे नहीं हमने, उससे तुमने मार दिया, रात हो गई। तो ये सब खैर चलता रहेगा। जो तुमने क्वेश्चन पूछा था वो मामला कुछ और है। शायद हमने कई 100 सालों के लिए इंतजाम कर लिया, मोदी जी ने कहा ना 1000 साल का इंतजाम करके जाएंगे, वो कुछ ऐसा ही होगा। एक्चुअली जो बात हो रही थी, कहानी को थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, फिर इसमें हम आते हैं अपने काम पे। कहानी में ट्विस्ट ये है कि 1971 की जब वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान में, तो हमने बांग्लादेश अलग करा लिया। तो उस समय क्या हुआ था, US का एक जहाजी बेड़ा था। उस समय हमारा जो इंदिरा गांधी था, इंदिरा गांधी जो है उससे पहले अमेरिका में निक्सन राष्ट्रपति था, तो निक्सन के साथ इंदिरा गांधी की ना 36 का आंकड़ा यूं। निक्सन ने बड़ी बदतमीजी की थी, ठीक है, इंदिरा गांधी से बात नहीं की थी, वो बहुत हर्ट हुई। तो फिर वो चली गई USSR, और USSR के साथ एक 20 ईयर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और मित्र संधि बोलते हैं उसको, जो है फ्रीडम ट्रीटी जो है हमारी, वो ऐसी थी कि अगर एक दूसरे के देश पर अगर युद्ध हुआ तो दूसरे, मतलब अगर भारत के ऊपर हुआ तो रशिया के ऊपर हमला माना जाएगा। तो हुआ क्या कि उस समय जो अमेरिका था वो पाकिस्तान को पूरी अपनी गोद में ले चुका था, कोल्ड वॉर का टाइम था, पूरी तरीके से पाकिस्तान जो है अमेरिका के पल्ले में बैठा हुआ था। ईस्टर्न पाकिस्तान था, जीनोसाइड कर रहे थे ये लोग। जीनोसाइड मतलब मास मर्डर, मास रेप चल रहे थे, भर भर के लाश। और भारत में वो लोग घुस रहे थे, भारत की डेमोग्राफी खराब हो रही थी। खैर वॉर हुई, नतीजा हुआ 93,000 सोल्जर्स को हमने क्या किया, सरेंडर करा लिया, हमने उसको बांग्लादेश बना दिया। फिर दबाव आया कि भाई कुछ भी करो, शांति करो, तो हमने सीज फायर, हमने शिमला समझौता हुआ। अब हमने 93,000 सैनिक जीत लिए थे, लाहौर से हम केवल 13 किलोमीटर दूर बैठे थे, हम उस समय POK नहीं ले पाए। आज तक नहीं समझ में आया क्या हुआ होगा। खैर जो भी हुआ होगा, उस समय का भारत अलग था। तो पाकिस्तान को एक बात समझ में आ गई कि भारत से वो डायरेक्टली नहीं लड़ सकता, किसी भी तरह के वॉर में वो भारत से जीत नहीं सकता, वो अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। पाकिस्तान धीरे धीरे क्या हुआ, एज अ सप्लायर और टेररिस्ट हो गया। सप्लायर और टेररिस्ट मतलब जैसे जैसे आप बिजली का सामान बनाते हो, कोई जूता चप्पल बनाता है, कोई कंप्यूटर बनाता है, वैसे वो, समझ गया ना, मुजाहिद बनाता है, तो मुजाहिदीन जिसे हम लोग कहते हैं। यानी कि मुजाहिद का मतलब लश्कर, मुजाहिद, अल्लाह की आर्मी। तो इस रूप में उसने स्थापित किया, और मकसद क्या था, उस समय USSR को काउंटर करना था, और अमेरिका के हाथों में वो बिक गया। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पाकिस्तान का विदेश मंत्री, अभी जो रक्षा मंत्री, उसने बोला है
कि हम 30 साल तक अमेरिका के हाथों खेलते रहे। तो उसने जो है लड़ने के लिए अपने लोगों को तैयार करना शुरू किया, उसके बाद उसको पैसा मिलता था, तो वही काम चलना शुरू हो गया उसका। वहां पर एक पर्सन आता है AQ खान। उसको जैसे हमारे यहाँ APJ अब्दुल कलाम साहब हैं, हमारे मिसाइल मैन, वैसे पाकिस्तान में AQ खान आता है। ये जाता है फॉरेन, और ये वहां से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी स्मगल करता है। लोग कहते हैं कि इसने इजाद किया, स्मगल किया। और उसी समय भारत भी जो है, लाफिंग बुद्धा करके इंदिरा गांधी भारत में परमाणु परीक्षण करने ही जा रही थी। अभी तक दोनों देशों के पास न्यूक्लियर पावर नहीं आई, लेकिन भारत में ऐसे गद्दार लोग बैठे हुए थे, इन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन अमेरिका को दे दी। अमेरिकन एम्बेसी आती है और भारत में वो परमाणु परीक्षण रोक देती है, और हमारे पास न्यूक्लियर पावर नहीं आती है। लेकिन पाकिस्तान चूंकि उस समय अमेरिका के हाथों में खेला, अमेरिका जो चाहे वो कर सकता था। अमेरिका को सिर्फ USSR दिख रहा था, अफगानिस्तान से उसको कैसे भी निकालना है, तो उसने फ्री हैंड दे दिया और पाकिस्तान ने परमाणु बम बना लिया। ये वहां पे उनको पितामह की वो उपाधि प्राप्त है। ठीक है, ये बहुत उनको बहुत सम्मान से जो है नाम लिया जाता है। अब यहां पर हो गई गड़बड़, ध्यान से कहानी सुनना। हम पिछड़ गए, और जैसे ही उसके पास न्यूक्लियर वेपन आया, उसने एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना दिया। अच्छा, हम दब गए, हमारी सारी खबरें लीक हो गई। हमारे देश के ऐसे नेता थे, ऑफिसर थे, उन्होंने जाके सारी खबर पहुंचा दी अमेरिका को कि भारत ऐसा करने जा रहा है। और हमारे ऊपर वही आदर्शवाद भयानक तरीके से चढ़ा हुआ था, तो 1947 में दिया गया था कि हम कबूतर उड़ाने वाले देश हैं, हम पीस मेकर कंट्री हैं, ऐसी तैसी। अबे युद्ध पीस से थोड़े ना होता। आज हमारे पास मिसाइलें नहीं होती तो हमारी पीस की क्या होती? तुम सोच के देखो, पीस के रख देता हमें। आज हमारे कितनी कैजुअलिटी होती, उसने तो रॉकेट मार दिया था ना हमें, राइट। इतना करने के बावजूद भी हमारे यहाँ 15 से 16 कैजुअलिटीज हुई हमारे नागरिकों की। अभी देखिए वो BSF के जो सब इंस्पेक्टर शहीद हुए हैं, इतना रोकने के बावजूद। सोचो अगर आज हमारे पास S-400 नहीं होता, आज हमारे पास रफेल नहीं होता, तो आज हम कहाँ टिकते? हमारे पास आकाश नहीं होता, ब्रह्मोस नहीं होता, हम कहाँ टिकते आज की डेट में? टिकते। लड़ाई हमेशा हथियारों से और टैक्टिक्स से जीती जाती है। ये शांति की बातों से, ये लाठी डंडे से नहीं जीती जाती भाई। लेकिन थैंक्स टू अवर फाउंडिंग फादर्स, क्या मैं बोलूं, तो इसके पास आ गया न्यूक्लियर वेपन। 1971 की वॉर ये हार गया। इसको समझ में आ गया कि भाई भारत से अब जीता नहीं जा सकता डायरेक्ट वॉर में, तो इसने कसम खाई इनडायरेक्ट वॉर, प्रॉक्सी वॉर कहते हैं इसको। दिस इज नोन एज प्रॉक्सी वॉर, आया हुआ मेंस में, प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध। छद्म युद्ध, सीधे सीधे नहीं। और जो उसने मुजाहिद तैयार किए थे, जो उनके मदरसों में तैयार हुए थे, ये हाफिज शहीद और ये सब जैश, ठीक है, हिजबुल मुजाहिदीन, इन सबको उसने भारत की तरफ डाइवर्ट करना शुरू किया। इससे पूरी दुनिया से वो पैसा लेने लगा, पैसा लेने लगा कि भारत को परेशान करेंगे, और भारत को डिस्टर्ब करना था, डिस्टेबलाइज करना था। और दुनिया चाहती थी कि दोनों देश का भी इकट्ठा होना, लड़ाई हमेशा बनी रहता कि भारत की पावर तो थी, आबादी हमारे पास थी, हमारे पास पुरातन ज्ञान था, वो जिस दिन सरफेस पे आएगा हम ऊपर चले जाएंगे। अब जब धीरे धीरे करके भारत ने, आपने पोखरण मूवी देखी होगी, भारत ने बड़ा छुप छुप के जो है जाके परमाणु टेस्ट किया, कितना चोरी छुपे। उसके बाद भी हमने जब वो कर लिया ना, उसके बावजूद भी हमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी के लिए शपथ दिलाई गई। हम उसके बाद भी कि भारत कभी पहले जो है हमारी जो पॉलिसी होती है, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, मेंस का क्वेश्चन है ये, देखते जाओ ये सब, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, प्रथम प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हमने जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी कहते हैं, हमने जो है जबरदस्ती कसम खा ली, यानी सामने वाला जब कर देगा तब हम करेंगे, हम अलग लेवल पे हम चलते हैं, तो हमारा लेवल ही अलग है। तो जब ये उसके पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला आ, तुम्हें पता है इस न्यूक्लियर, हमारे नेताओं ने, और क्या, भारत जो है शांति प्रिय देश है, भारत अपने परमाणु शक्ति को पॉजिटिव यूज कर। अमेरिका, पहले तो अमेरिका चाहता नहीं था भारत करे, भारत ने चुपचाप, आपने मूवी देखी हो ना, कितने मुश्किल से हमने अपना परमाणु परीक्षण किया, नहीं तो देखिएगा पोखरण करके एक मूवी है, बड़ी मुश्किल से हम यहाँ पहुंचे। अब जरा कहानी सुनो, कहा क्या हो रहा है। आखिर पाकिस्तान हमें इतनी धमकियां देता है और हम उसकी धमकियां सुनते क्यों हैं? ये जो उसका न्यूक्लियर आर्सेनल है ना, ये उसका सबसे बड़ा ब्लैकमेलिंग मार्केटिंग। इसको जो प्रोटेक्ट करता है, तुम्हें पता है कौन करता है? US। जो उसकी पहाड़ियों के अंदर जो उसने न्यूक्लियर बेस बना रखे हैं, उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? अमेरिका करता है, कि कहीं ये, उसको पता है पगलैट है, दाग भाग ना दें और पूरी दुनिया में एक न्यूक्लियर वॉर ना छिड़ जाए। ठीक है, तो दे तो दिया बंदर के हाथ में, भस्मासुर है वो, ठीक है, बंदर के हाथ में तलवार दे दी, लेकिन उसको डर है कहीं घुमा घुमाई नाक ना काट ले। और चूंकि ये जो है वो बाद में इसके ऊपर बड़े आरोप लगे कि इसने यहाँ से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है इसने नॉर्थ कोरिया को बेच दी थी, और नॉर्थ कोरिया अमेरिका को नष्ट करने पे तुला पड़ा। वो जो छोटू जानते हो ना, तानाशाह, हाँ, वो जब चाहे उसकी मिसाइल वहां तक पहुंच नहीं रही है, लेकिन वो छोड़ता रहता है हमेशा, धुएं धाएं, बीच में गिर जाती है थोड़ी दूर जाके, तो चक्कर में लगा पड़ा कैसे बड़ी वाली मिसाइल मिले। उसका सपना है कि अमेरिका को मार के खत्म करें।
वहां तक उसने टेक्नोलॉजी पहुंचा दी माना जा रहा है। तो अमेरिका को समझ में आ गया ये सब पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई धर्म ईमान नहीं है। अब देखो मजा, इनके आर्सेनल को प्रोटेक्ट करता है कौन? अमेरिका। इन्होंने चीन का भी एक डिफेंस सिस्टम ले रखा है, ठीक है, पहाड़ी के अंदर इन्होंने बना रखा है, और इसके नाम पर ये जाते हैं पूरी दुनिया में। ये देखो बहुत सिंपल सा फंडा है, हमारी अर्थव्यवस्था कंगाली में, हाँ हमारे सेना प्रमुख सब अपना बेच बाच के सब अमेरिका में लंदन में मकान लेके बैठे, बोले हाँ, बोले देखो भाई ये इन जो है उग्रवादियों के हाथ में पड़ जाएगा, हमें पैसा दे दो, हमें पैसा दे दो। हाँ, और किस लिए? वहां पे डेवलपमेंट के नाम पे पैसा मिल रहा है। तो बोला कि हमें फेल्ड होने से बचाने के लिए, हमारे न्यूक्लियर वेपन को सुरक्षित रखने के लिए हमें पैसा दे दो। अमेरिका उसको दे देता है, दे जाओ, और फिर उस पैसे का जो उपयोग करना है वो करता है। तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर अम्ब्रेला। ये भारत को लगातार धमकी देता है, जैसे कोई वॉर एक्सीलेट हुई, हम क्यों नहीं वॉर कर पाते हैं, हम काहे नहीं पीओ के जाके ले रहे हैं। तो उसका सिंपल सा फंडा है, बड़े ध्यान से इसको सुनो, इसको समझो कि भाई वो कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन यूज कर लेंगे, बार बार उसका हमें धमकी है, और इसी नाम पे नहीं करेंगे तो हम दूसरे के हाथ में पकड़ा देंगे जो तुम्हें नष्ट करना चाहते हैं। तो कितना भी हो, अगर हमारे यहाँ न्यूक्लियर एक ऐसी पावर है, सबने देखा है यार, 10 लाख 20 लाख, मतलब भारत पता नहीं कितने साल पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो वो झटका हम झेल नहीं पाएंगे, भले चाहे वो एक मूवमेंट में एक पागलपन से हो जाए। तो ये लगातार ना इसके दम पर क्या कर रहा था, वो पैसा ले रहा था और भारत में वो फिर इन्फिल्ट्रेशन करा रहा था, भारत में जो है जो सीमा पार से उग्रवादी उनको भेज रहा था भारत में, लगातार ब्लीडिंग 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 चल रही थी हमारे यहाँ। तो उसके पीछे हमारा भी बहुत बड़ा हाथ था। 370 आर्टिकल 370 हम हटा ही नहीं पा रहे थे। 370 सुबह पढ़ाया था ना, तुर्की के लिए और भारत के लिए कितना बड़ा, और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा हथियार था। हम अपने ही देश में भी बेगाने थे, हमने हटाया लड़के, तो कम से कम न्यूट्रलाइज किया। तो अतीत की भयानक भयानक गलतियां हमने की, हम सपने में थे, हमें लगता था कि लड़ाइयाँ हुई, हम कभी सिंधु का पानी नहीं रोक पाए, कभी नहीं रोक पाए। 65 में नहीं रोका, 71 में नहीं रोका, कभी हमने रोका ही नहीं, 98 में नहीं रोका। लेकिन अब अगली बार, इस बार जो इंसान बैठा है वो बिल्कुल ही अलग दिमाग का है। अब ये चीज़ हमें समझ में आई कि चाहे आज, चाहे 50 साल बाद, जैसे लोग कह रहे हैं पीओके ले लेते हैं, पीओके ले लेते हैं, गुस्सा हम लोग को भी आ रहा होगा खूब। तुम ले भी लेते तो क्या हुआ, पागल, वहाँ पीओके में थोड़ा ना उसने अपना रखा हुआ है सारा जितना भी वेपन्स है, वो तो इस्लामाबाद के अंदर रखा हुआ, तो अंदर की बॉर्डर्स में, वो आज नहीं कल फिर मार देता, तुम्हें मार देता कि नहीं मार देता? तुम रात दिन बैठ के डिफेंस सिस्टम बनाते रहते, तुम्हें अपनी इकोनॉमी को नहीं बढ़ाना आगे। तो ये कई सालों से, 10-12 सालों से हमारे यहाँ स्टडी चल रही थी, इसको कैसे निपटाया जाए। और अजीत डोवाल साहब पाकिस्तान में 7 साल तक वो रह चुके हैं, आपको पता होना चाहिए, 7 साल तक वहां पे वो रहे हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा नेटवर्क रॉ का डेवलप किया, RN रिसर्च एंड एनालिसिस विंग भारत की, और उनको एक्टिवेट किया। इसराइल से जबरदस्त इंटेलिजेंस ली। इसराइल तो समझ ही रहे हो ना, इंटेलिजेंस का मतलब बाप है वो पूरी दुनिया का। इसराइल, आपको शायद पता होगा, इन प्रधानमंत्री मोदी से पहले कोई भी प्रधानमंत्री भारत का इसराइल नहीं गया, इसलिए क्योंकि भारत के अल्पसंख्यक कहीं नाराज ना हो जाए, फिलिस्तीन से जाकर मिलते थे, इसराइल से नहीं, जबकि इसराइल बहुत उन्नत देश था। ये जो आज हम देखते हैं नेतन्याहू के साथ बीच पर पैंट ऊपर करके हाथ में हाथ डाल के जो प्रधानमंत्री मोदी की फोटो है, ये कभी हमारे कल्पना में भी नहीं आती थी कि कहीं वोट बैंक हमारा खराब ना हो जाए। इसराइल के सोचो कोई गया ही नहीं, हमारे मिलने ही नहीं जाते, हम छुप छुप के मिलते थे, बाहर कहीं मिलते, थर्ड नेशन में मिलते थे। वो जो हाथ में हाथ डाल के बीच पे दोनों पैदल चल रहे हैं ना, पैंट ऊपर करके, ठीक है, वो पॉसिबल ही नहीं था हमारे यहाँ। लेकिन समझ में आ गया भाई इसके बिना हम नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, इसके भाई इंटेलिजेंस का बाप है, सोफिस्टिकेटेड वेपन का बाप है। अब हमें समझ में आया कि भाई साहब जब तक ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला, और इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? यूएस प्रोटेक्ट कर रहा है, तो प्रोटेक्ट यूएस कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन पाकिस्तान के हैं, और इस नाम से वो ना सिर्फ दूसरी दुनिया से पैसा ले रहा है, और भारत को आज भी धमकी दे, तुम पीओके ले लोगे, फिर वो धमकी तुम्हें देगा, हम लाहौर से मार देंगे, खत्म, हम इस्लामाबाद से मार देंगे, हम रावलपिंडी से मार देंगे, कहीं से भी। वो कहाँ से आ रहा है तुम्हें पता थोड़ा चलना है। तो उसके बाद मिसाइलें हैं, चाइना उसको मिसाइल दे ही रहा है, क्या दिक्कत है? तो भारत के सामने खतरा बहुत बड़ा मौजूद था। तो उसको जो अजीत डोवाल, जिसे डोवाल डॉक्ट्राइन कहते हैं, तो उन्होंने जब तक यार ये अम्ब्रेला नहीं फाड़ोगे ना, तब तक काम नहीं चलेगा। मामला सॉल्यूशन वॉर है ही नहीं है, ठीक है, अगर सुन रहे हो तो इसको बताना मुझे कि सॉल्यूशन जो है वॉर है ही नहीं है। क्या करना होगा यार, इसका छाता फाड़ना पड़ेगा, और इसी के देश में फाड़ना पड़ेगा। हमने सालों से इंटेलिजेंस गैदर किया, तुम्हें पता है कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, इवन तो इसराइल भौचक्का है कि भारत ने इतना प्रिसीजन स्ट्राइक किया कैसे। रशिया नहीं समझ पा रहा इतना प्रिसीजन, यूक्रेन में नहीं कर पाए वो प्रिसीजन स्ट्राइक। अमेरिका को नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी छतरी फाड़ी कैसे। आप लोगों को लग रहा होगा S-400 ने बहुत कुछ किया,
भारत ने जिस जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है ना, उसने वर्ल्ड ऑर्डर में भारत को बहुत आगे पहुंचा दिया है। सिर्फ S-400 नहीं है, जो हमने इंटेलिजेंस गैदरिंग की है, जो हमने जियो स्पैटियल सैटेलाइट्स को यूज किया है, जो इसरो ने हमारे चमत्कार किया है ना, उसका आप लोगों को, हम भारतीयों को बिल्कुल कुछ नहीं पता है इसके बारे में। बहुत गर्व की बात है, ये भारत माता की जय बोलने का वक्त है। जो हमारे साइंटिस्ट का जो योगदान है, ये S-400 वो तो चूंकि हमारा मीडिया अंग्रेजों को ज्यादा समझता है साहब, जिस हद तक इंफॉर्मेशन गैदर की गई है, हमें एग्जैक्टली लोकेशन पता थी कि, क्योंकि जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स होते हैं वो कहीं लोकेशन उसकी आइडेंटिफाई नहीं होती है, और हमने वहां स्ट्राइक किया है, स्ट्राइक किया है। और खुद अमेरिका को बहुत बाद में पता चला कि भारत ने मार दिया, क्योंकि अभी तक हमने पिछली बार, और अब समझ में आ रहा है कि हम ये तैयारी 10 साल से कर रहे थे। हमने पिछली बार एयर स्ट्राइक किया था, LOC पार किया, हमने बस लगा कि बस यही होके एक्सीलेट होके फिर भारत अब की बार 5, मीडिया में कैसे खबर आ रही थी, भारत इस बार नेवी से करेगा स्ट्राइक, कराची से। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि हमने सारी इंटेल जो है वो गैदर कर रखी है। तो लोगों को लगा बॉर्डर पे ऐसे तनातनी होगा, और फिर शुरुआत में ये भी आया कि वो मोदी जी जो है इलेक्शन जीतने के लिए कर रहे हैं। सब चीज चला, सब कुछ चला, सारा जो है वो दुनिया भर का शिगुफा चला, और हमने अम्ब्रेला फाड़ दिया। ना इसराइल को पता चला, ना अमेरिका को पता चला, ना चाइना को पता चला हमने किया क्या। इतना प्रिसाइज है, पता ही नहीं हमने क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज कर डाली। हम एक्चुअली दिखा उधर रहे थे और मार इधर रहे थे, हम एक्चुअली ये कर रहे थे। हाँ, हम इधर दिखा रहे थे, वो ड्रोन आ रहा है, हाँ इसको मारो, पट से इधर से मारा, वो देखो वहां पे, हाँ कुछ है, इधर से फिर मारा। हम पूरे टाइम यही कर रहे थे, हम दिखा कुछ और रहे थे, मार कहीं और रहे थे। ये अभी तक की सबसे खतरनाक स्ट्रेटजी हमारी रही है। अब तो कंफर्म हो गया ना, 11 एयरबेस बचा ही नहीं उनके पास कुछ, 11 एयरबेस हमने मार दिए, खत्म कर दिए, 11 एयरबेस खत्म। और उसमें एक एयरबेस ऐसा है सरगोदा का, वहां पर अमेरिका का F-16 खड़ा होता है। वहां एक ऐसा हमने एयरबेस उड़ाया है जहां से जो अमेरिका के सारे जहाज जो होते हैं ना, जो F-16 है, वो हमने पूरा उड़ा दिया। यानी अमेरिका के सारे, अभी अमेरिका तो घबरा के पागल हो गया कि इससे क्या होगा ना, अमेरिका की पूरी मार्केट खत्म हो जाएगी भाई। मान लो आपका नकालों से सावधान, हम बोर्ड लगा देंगे कि F-16 के नाम पे पूरी दुनिया को डराता था कि भाई स्टील श्रेणी का विमान है, इसका विमान उड़ा दिया। अभी ट्विटर पे जो वहां से वीडियोस आ रही हैं, पूरा पूरा एयरबेस डिस्ट्रॉय कर दिया, खड़े खड़े जहाज ही उड़ा दिए, 50 से ज्यादा लोग वहीं पे, खत्म मामला। हम डाटा रिलीज ही नहीं कर, हम पहले ऐसे देश हैं मारने के बाद हम बता ही नहीं रहे कि हमने मारा है, और जो मार खाया वो कह रहा हम जीत गए। पूरी कहानी ट्विस्टेड चल रही है, और ये बात अमेरिका को भी समझ में आ चुकी है। बहुत कुछ ऐसा हो रहा है कि वहां पर जो रिक्टर स्केल्स पे आए हुए हैं, भारत ने उनकी कई न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया है। मतलब अमेरिका रोक ही नहीं पाया उसको, बता ही नहीं जा सकती ना बात। अब होता क्यों है ये समझो, न्यूक्लियर बम जो है ना, इसे डब्बे में बंद करके नहीं रखा जाता है, ये समझ लो, ये 2 अलग अलग चैम्बर्स में रखा जाता है, और क्रिटिकल मास जो होता है कम से कम 10 से 12 टन होना चाहिए। इसको समझना, जो क्रिटिकल मास होता है यूरेनियम का 10 से 12 टन होना चाहिए। तो फिर ये क्या होगा, इसके आसपास एक बम्बार्डमेंट होती है, बॉम्ब गिरते हैं इसके आसपास, एक लेयर होती है। तो जब ये बॉम्ब फटते हैं तो ये दोनों जो यूरेनियम के सेगमेंट्स होते हैं ये आपस में डिफ्यूज करते हैं। जब डिफ्यूज होते हैं, नाभिकीय जो है वो फिर यहाँ पे अभिक्रिया शुरू होती है, और नाभिकीय विखंडन के माध्यम से एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। तो इसको क्या होता है, अगर इसमें से किसी को भी, इसको न्यूक्लियर कुक कहते हैं, दिस इज द वर्ड इज नोन एज न्यूक्लियर कुक, ठीक है, यानी न्यूक्लियर कुक, यानी वो फटने से पहले ही रेडिएट कर जाए, मतलब पुश हो जाए। नहीं होता बड़ा अच्छा वाला बम लेकर आया, कान में उंगली डाली, बड़ी देर तक सुतली उतली बम टाइप का, और ऐसे कान अभी फटेगा अभी फटेगा, और अचानक से क्या होता है, ऐसे होता है ना, पिट की आवाज आती है, उसके अंदर बारूद नहीं है, तो उसको न्यूक्लियर कुक कहा जाता है। भारत ने शायद न्यूक्लियर कुक कर दिया, यानी इसमें से किसी चैम्बर को उड़ा दिया उसने। अब इसके बिना ये काम नहीं करेगा, ये न्यूक्लियर क्यों, मतलब वहीं फुस हो गया, ये रिएक्शन हुआ ही नहीं, खत्म। तो भारत ने वो कर दिया है, और अमेरिका को ये शायद समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो भारत ने फाड़ा कैसे, क्योंकि भारत में कुछ भी हलचल होती थी अमेरिका को पता चल जाता था। इस बार कैसी गवर्नमेंट है कि एक भी खबर नहीं जा रही अमेरिका तक, रशिया तक नहीं जा रही है, इसराइल तक नहीं पहुंची, चाइना नहीं जान पा रहा है आखिर क्या अंदर हो रहा है भाई, वो लोग क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ एक समय आप लोग पढ़ोगे, जब RN काउ हमारे जो रॉ के चीफ थे, उन्होंने किताब लिखी थी कि KGB और GB जो रशिया की स्पाई एजेंसी, वो हमारी सरकारें चलाती थी, कोई भी फैसले होते थे वहां से आता था, CIA चलाते थे।
हम कोई भी डिसीजन लेते थे उनको पहले पता होता था। इस बार किसी मतलब कौन से लोग हैं ये लोग यार, और इंटेलिजेंस छुपा कैसे रहे हैं ये लोग, सोचने वाली बात है कि कानों कान किसी को खबर नहीं हो रही, जहाज इनका ये उड़ रहा है वहां मार के चला रहा है। दिखा तो ये रहे थे कि हम ड्रोन करेंगे स्ट्राइक, पिछली बार का दिखाया कि बालाकोट किया, ऐसा 3-4 सालों से मेमोरी में भी रखा इन्होंने। अच्छा मुझे लग रहा है ये सब बिल्कुल भयानक खिलाड़ी हैं। विपक्ष को भी तुम लोग मेरी आलोचना करो, खुद ही अपनी आलोचना करा रहे थे, बालाकोट स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ, तो चारों तरफ मीडिया में फैला था कि फिर सरकार इस बार जाएगी, ऐसे कोई बॉर्डर क्रॉस करेगी, एक दो बम गिराएगी, अब फिर ऐसे कुछ रस्सा कस्सी होगी, हम लौट आएंगे। पूरी दुनिया की मेमोरी में उन्होंने डाल दिया। हमारा ध्यान था आपकी शायद कराची कुछ होगा, कराची कुछ होगा, या हमारे जहाज अंदर जाएंगे और ऐसे कुछ एक आध बम गिराएंगे, लो सबको पूरी दुनिया को यही लग रहा था। तुम लोगों को भी यही लग रहा होगा कि इस बार भी कुछ ऐसे ही करेंगे। लेकिन इस बार वो जो करके आए हैं वो अमेरिका को भी नहीं पता चला। इतनी इंटेलिजेंस इन्होंने छुपाई कैसे, ये बहुत सोचने वाली बात है। कौन लोग हैं ये लोग, कैसे काम करते हैं, इतना भयानक इंटेलिजेंस इन्होंने कैसे सेव किया। तो अब क्या होगा, उसका ये न्यूक्लियर अम्ब्रेला फट गया पाकिस्तान का, जितना मैं समझ पा रहा हूं। अब वो भारत को धमकी, एक ही धमकी थी उसके पास, न्यूक्लियर। 11 जगह बम गिराए हैं, 3 अलग अलग जगह पे रिक्टर स्केल पे भूकंप आया है। और अगली बात सुनो, ये अंदर टनल्स के माध्यम से जुड़ा होता है, तो मे बी ये पॉसिबल, ये टनल के माध्यम से सारा सिस्टम होता है, जमीन के अंदर बनाया जाता है, बहुत मोटी कंक्रीट की टनल होती है। अगर ब्रह्मोस गिरा है यहाँ पे, जैसा कि अब खबरें आ रही हैं, तो ये टनल सारी की सारी खत्म हो चुकी है, यानी कि इसका जितना भी न्यूक्लियर आर्सेनल है अगले 1000 सालों के लिए यहाँ ट्रैप हो चुका है। इसके अंदर जितने भी लोग थे तो गुड बाय, सारे के सारे गुड बाय हो चुके हैं। और अब ये टनल ब्लॉक हो चुकी है, अब ना कोई इधर जा सकता है ना इधर जा सकता है, सब खत्म, बैकबोन तोड़ दिया हमने। यानी अब हमें वो न्यूक्लियर की धमकी, शायद, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ एनालिसिस के बेसिस पे कह रहा हूं कि कुछ ऐसा हुआ है, क्योंकि अमेरिका और सब कुछ एक साथ हो रहा था, अमेरिका के आके बोरान छिड़कना, ये सारी चीजें करना, ये कुछ ऐसा हुआ है जहां पर कुछ इलाज हुआ है, क्योंकि कोई कुछ बोल नहीं रहा है भारत की तरफ से, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई जीत का दावा नहीं किया जा रहा है, पाकिस्तान जीत का दावा कर रहा है। विपक्ष जो है सवाल प्रधानमंत्री से पूछ रहा है, प्रधानमंत्री एकदम चुप, कुछ बात ही नहीं है, कुछ हो ही नहीं रहा। और अभी अभी थोड़ी देर पहले बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अटैक कर दिया पाकिस्तान सेना के ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले, 2 घंटे पहले, और वहां पर बवाल शुरू हो चुका है। तो कुछ ऐसा गंभीर हुआ है कि जिसके बाद, क्योंकि न्यूक्लियर के केस में कोई कुछ बोल नहीं सकता, और भारत ने शायद वो कर दिया है कि भाई अब तो मुझे और कन्वेंशनल वॉर में पाकिस्तान 71 में ही समझ चुका है कि भारत से वो जीत नहीं सकता। इस बार जो भारत ने प्रिसीजन स्ट्राइक की है कि अभी 1 महीने तक वो अपना कोई जहाज नहीं उड़ा सकते, ये उनकी ये हालत है। यानी उनकी एयरफोर्स क्या हुई, मतलब आप समझो भारत ने अपनी एयर सुप्रीमेसी दिखाई। 1998 के वॉर में एक बहुत बड़ी हमसे गलती हुई थी, कारगिल वॉर में। कारगिल वॉर में हमारे पास सीडीएस की पोस्ट नहीं हुआ करती थी, ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जिसे हम लोग बोलते हैं, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो हमारे पास 3 तरह की सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना और वायुसेना, ये सब मेंस के क्वेश्चन रह चुके हैं आईआर में। तो इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ। तुम्हें पता है हमारे इतने सैनिकों की शहादत हुई थी, हमारे जो मनोज पांडे साहब हैं, इतने इतने विक्रम बत्रा साहब जो है, इतने ब्रेव ब्रेव नए लड़के, नए हीरोज हमारे जो हैं, और एक छोटी सी पहाड़ी पे के लिए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन ही नहीं पाया, थल सेना वायुसेना से कोऑर्डिनेट ही नहीं कर पाई। इतनी ऊंचाई तक जाके हम मार नहीं कर पा रहे थे, हम डिसाइड ही नहीं कर पाए जाएं कि ना जाएं, सामने कौन है। फिर जब 1998 में जब ये वॉर खत्म हुई, तो उसके बाद एक कमेटी बैठी और उसने कहा कि भाई साहब, तीनों सेनाओं का समन्वय अगर हो गया होता ना, ये वॉर हमारी 2 दिन में निपट गई होती। तो फिर एक पोस्ट बनाया गया, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, और पहले सीडीएस बने स्वर्गीय बिपिन रावत साहब। फर्स्ट जो है सीडीएस थे वो, जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश में जो है जो शहीद हुए। अब महत्वपूर्ण चीज जो है वो ये निकल कर आ रही है कि इस बार आपने देखा कि जितनी मीटिंग हुई सीडीएस सब में बैठे थे, आपने नोटिस किया, और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक साथ मीटिंग चल रही थी। आपने जितनी बार भी सीसीएस की मीटिंग, सीसीएस क्या होता है, सीसीएस की जो मीटिंग होती है, सीसीएस सबसे बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो सबसे पावरफुल जो कमेटी होती है उसको सीसीएस बोला जाता है। वो गुप्त मीटिंग होती है, सिर्फ फोटो जा सकती है और कुछ भी नहीं। सीसीएस की मीटिंग है, हाई लेवल मीटिंग, ये देश की सबसे हाई लेवल मीटिंग होती है। इसमें बहुत गिने चुने, सिर्फ रक्षा मंत्री, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फॉरेन मिनिस्टर बुलाया जाएगा, अजय शंकर तो ही आएंगे, तीनों सेनाओं के सीडीएस आएंगे। बहुत ही जबरदस्त तरीके से इस बार जो है वो किया। और ये मैसेज कुछ और सबसे बड़ा देखो, सबसे पहले मीडिया को कर्व किया
मीडिया कुछ नहीं बोल सकती, कुछ नहीं बता सकती, कोई लाइव फुटेज नहीं दिखा सकती। चैनल बंद करने शुरू किया, सबकी हालत खराब हो गई, भैया हमने कुछ भी उल्टा सीधा डाला, चैनल बंद, खत्म। और फिर उन्होंने बोल कुछ और रहे थे, कर कुछ और रहे थे। और मुझे डैम श्योर लग रहा था कि इन्हें वो डिटरेंट पॉलिसी लेकर आनी थी कि उन्होंने न्यूक्लियर आर्सेनल पाकिस्तान के खत्म कर दिए और उनको ये भी मैसेज दे दिया कि भाई युद्ध में हम तुम्हारे बाप हैं। क्यों? क्योंकि हमने ना कोई बॉर्डर क्रॉस किया ना कुछ, हमारा जिसके पास एयर डिफेंस सबसे अच्छा है, एयर पावर सबसे अच्छी है, वो सबसे ताकतवर माना जाएगा। और वो हमने भारत ने दिखा दिया कि तुम घुस भी नहीं पाए और हमने तुम्हारे सारे एयर बेसिस एक तरफ से उड़ा दिए। ठीक है, लंबे समय तक हमने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया भारत सरकार ने कि ब्रह्मोस मारा हमने। तुम देखो मीडिया में खबरें आ रही हैं, योगी जी जोर से बोल दिए कि ब्रह्मोस, वो भी ये कह रहे थे कि हम उद्घाटन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने ब्रह्मोस के बारे में कुछ नहीं बोला। ये ऐसा वॉर है जहां जीतने वाली कंट्री कुछ बोल ही नहीं रही है। इसका मतलब हमने कुछ ऐसा कर दिया है जो बताने लायक है नहीं। हमने कुछ ऐसा कर दिया, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। हर देश चिल्ला चिल्ला के विक्ट्री लैप और ये सब, एक सिंगल हाई लेवल स्टेटमेंट तक नहीं है। इवन तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो होती है IB, उसने नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो सूचना प्रसारण मंत्रालय जिसे कहते हैं, उसने मीडिया को यह भी नहीं बोला कि तुम सीजफायर वर्ड यूज क्यों कर रहे हो, जबकि हम तो सीजफायर वर्ड यूज ही नहीं कर रहे हैं। हमने तो कहा स्टॉपेज ऑफ वॉर एंड एक्सीलेशन, हमने ये वर्ड यूज किया है। तो ये बड़ा ही खतरनाक जो है वो एक गेम चल रहा है, और गेम प्लान मुझे लग रहा है भी कंटिन्यू है, क्योंकि एयरफोर्स ने इतना कह दिया ऑपरेशन सिंदूर जारी है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अब इतने भटके भटके बयान, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब एकदम खामोश हैं। पाकिस्तान को खुद नहीं समझ में आ रहा। उधर एक खबरें आनी शुरू हुई कि इमरान खान को मार दिया गया, वो एक और नई मुसीबत। वो मुझे लग रहा है पाकिस्तान को ले जाएंगे ये सिविल वॉर में, और कुछ ऐसा भयानक होने जा रहा है वहां पे। सुना होगा ना कि इमरान खान को मार दिया या फांसी दे दी या कुछ हुआ, जहर दे दिया। तो ये सारी खबरें आ रही हैं वहां से। बलूच लिबरेशन आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही है। बहुत ही खतरनाक सिचुएशन इन्होंने क्रिएट कर दी है। इस बार ये वाकई में पक्का इलाज करेंगे मुझे लग रहा है। और कोई भी कुछ भी स्टेटमेंट, लेकिन जो अभी ये खबर आ रही, ये अमेरिका हिल गया अचानक से। जेडी वेंस नहीं बोल रहा था हम तो, हमें कोई मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कुछ नहीं, क्योंकि उन्हें अंदाजा ही नहीं था। उन्हें लगा भारत ऐसे घुसेगा, LOC के अंदर दो चार बम बम गिराएगा, दो चार जो है हाइडआउट्स खत्म करेगा, फिर लौट आएगा, फिर मोदी जी अपना इलेक्शन जीत जाएंगे और उनका भी काम। लाइन ऑफ कंट्रोल जिसे हम बोलते हैं, जो हमारा वाला कश्मीर, ऐसे कह लो हमारा वाला कश्मीर जो पाकिस्तान के कब्जे में है। हाँ ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो हमने एक सीज फायर करके एक लाइन वहां बना रखी है। तो इस बार सबने यही सोचा था भारत सरकार ऐसे ही कुछ करेगी और फिर वही ढम ढम पोस्टर वोस्टर लग जाएंगे, 56 इंच का सीना और इसी। इस बार कुछ और कर गए हम, और कुछ बहुत खतरनाक कर गए, जिसकी तैयारी हम शायद लंबे समय से कर रहे थे। और हमारे पास इंटेलिजेंस गैदरिंग इस बार बहुत हाई लेवल पे थी। और भारत ने क्या दिखा दिया? भारत ने पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया। बोर तो नहीं हो रहे हो? भारत ने पूरी दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट कर दिया, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और ये करना था भारत को, नया विश्व का स्थिति पैदा कर दी है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। और मैं तुम्हें, अगर तुम लोगों ने मेरी एस जयशंकर की क्लास किसने किसने की थी, वाई भारत मैटर, वाई भारत मैटर की क्लास किसने किसने की थी? मैंने पढ़ाया था ना कि मल्टीपोलर वर्ल्ड, दुनिया कैसी है? मल्टीपोलर। और इसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे आप टॉप पे बैठ जाएगा वही दुनिया का मालिक बनेगा। और इसमें मैंने बताया था कि इसमें दुनिया में संघर्ष बढ़ेगा। और भारत ने क्या प्रिसीजन के साथ दुनिया को बताया कि देख भाई, टैक्टिकल वॉरफेयर, इकोनॉमिक वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ड्रोन वॉरफेयर, सारी वॉरफेयर में हम बॉस हो गए। अब हम सेनाओं के दम पे युद्ध नहीं लड़ेंगे। और इससे पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया कि नाउ इंडिया हैज टैक्टिकल वॉरफेयर स्ट्रेटजीज। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, टैक्टिकल मतलब जहां पर दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। रणनीतिक युद्ध में हमने किस स्तर पे लड़ाई लड़ी, ये दुनिया के ताकतवर देश करते हैं केवल। आपने देखा युद्ध से पहले हमने 15-14 दिन का टाइम लिया, हम पूरी दुनिया में गए, मैसेज किया। आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन CNN है, अमेरिका का एक न्यूज चैनल जो हमेशा भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। उनका एक न्यूज़पेपर है वॉशिंगटन पोस्ट। उसने जानते हो पहलगाम में क्या लिखा? सम वॉशिंगटन पोस्ट, CNN न्यूज चैनल, ये भारत को इन्होंने बोला देयर इज अ वॉर बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ये इनके स्टेटमेंट है, दीज आर द डीप स्टेट्स। ये बहुत जो है बर्बाद लोग हैं ये लोग। इन्होंने क्या लिखा था पहलगाम के बारे में जानते हो? कि देयर आर सम आर्म्ड मैन, टेररिस्ट नहीं लिखा, आर्म्ड मैन केम इनटू द टेरिटरी एंड शूट सम इनोसेंट पीपल। उसने ये नहीं लिखा कि धर्म पूछ के मारा, या वो जो वर्ड ही नहीं यूज करते टेररिस्ट। आर्म्ड मैन, लोकल मैन, मतलब ये भारत का आंतरिक मामला है। भारत लड़ रहा था, 4-6 लोगों में लड़ाई हुई, कट्टा कट्टा निकाल के मार दिए। ये शो कर रहे थे। हमने क्या किया? हमने पढ़े लिखे डिप्लोमेट्स, IFS ऑफिसर्स की टीम बनाई और दुनिया भर के सारी जगह पे हमने भेज दिया। क्या शानदार
और उन्होंने जा जाके एक्सपोज किया। उनसे पूछा गया था कि भारत ने निर्दोष, ये CNN पे इंटरव्यू चल रहा है, आप जाके चेक करिए, कि भारत ने निर्दोष लोगों को मार दिया। तो उसने फोटो दिखाई बाकायदा, बोले ये फ्यूनरल जो है इसमें ये दुनिया का जाना माना ये टेररिस्ट है, ये तुम्हें निर्दोष नागरिक दिख रहा है, ये तुम्हें निर्दोष, फोटो दिखाया उसने बाकायदा। ऐसे सबको धोया है। तो टैक्टिकल वॉरफेयर में सिर्फ मिसाइलों से लड़ाई नहीं होती है, इसमें इंफॉर्मेशन वॉर होती है। लिखो, टैक्टिकल वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर होती है, यानी सूचना की लड़ाई। फिर इंटेलिजेंस वॉरफेयर होती है, इसके पास गुप्त सूचनाएं हैं, इंटेलिजेंस वॉरफेयर। इकोनॉमिक वॉरफेयर, आर्थिक युद्ध होता है, कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन है। न्यू एरा वेपन्स, ड्रोन्स, सैटेलाइट्स, सैटेलाइट वॉरफेयर। हमने पिन पॉइंट स्ट्राइक कैसे की? सैटेलाइट से, कार्टोसैट हमारे पास था, नाविक हमारे पास था, हमने इतना प्रिसीजन लोकेशन ले रखा था, क्या बताएं तुम्हें। हमारे पास तो साउंड सिस्टम था कि वहां पे कौन बोल रहा है ये भी हमें पता था। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सैटेलाइट वॉरफेयर। रोबोटिक्स वॉरफेयर, लिखो, रोबोटिक्स वॉरफेयर। तुम्हें क्या लग रहा है, IMF को अभी आज ही लोन देना था पाकिस्तान को, दिल दरिया हुआ था उनका। ये क्या टैक्टिकल ही तो है। तो सोचो क्यों इस समय क्यों दिया, समझ में नहीं आना था। उन्हें वॉर को बढ़ाना था कि तू लड़, हथियार बेचेंगे। यूक्रेन में सेम वही तो काम किया उन सबने भाई। 52%, 100 में से 52% हथियार वही बनाते हैं, तो जितना लड़ोगे उतना बिकेगा, हमारा धंधा चले ना। तुम भले चाहे को पटाखों से पोल्यूशन होता है, लेकिन जो पटाखे की दुकान, अरे भैया कैसे पोल्यूशन, ग्रीन वाला पटाखा, दब दबाक दबा, तो ये वाली हालत है। तो ये दीज आर द टैक्टिकल वॉरफेयर्स। सामने से नहीं कोई लड़ता है, पीछे से लड़ते हैं सब, राइट। उसको हथियार प्रोवाइड कर दिया, उसको साथ कुछ कर दिया। फिर इसके बाद एक और लिखो, इन्फॉर्मेशन लिख लिया, एक और लिखो, मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। ये भारत में बहुत तगड़ा चला इस बार, तुम लोगों को पता नहीं चला भारत सरकार ने क्यों न्यूज चैनल को जो बैन किया, मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर। पाकिस्तान के कितने चैनल बैन हुए, क्यों? क्योंकि एक लड़ाई होती है मिस इन्फॉर्मेशन देके, फेक न्यूज बोलते हैं इसको, मेंस का क्वेश्चन है ये, फेक न्यूज। तो एक वॉरफेयर यहां पर भी होती है, और बड़ी खतरनाक वॉरफेयर होती है। अब समझ में आया कि आज की दुनिया में एक युद्ध कई स्तर तक लड़ा जाता है। ड्रोन से लड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पे लड़ा जा रहा है, इसी को जो है वो सोशल मीडिया, गलत सलत आपके बारे में खबरें फैला दी जाएंगी। मान लो पूरी दुनिया में हो गया भारत ने जो निर्दोष नागरिकों को मार दिया। मैं जानते हो पाकिस्तान ने क्या किया था तुम्हें, जब एरियल स्ट्राइक हुई? अब आप समझो कि भारत ने क्या हासिल किया। इसने क्या किया, जो दुबई और सऊदी अरब की फ्लाइट जो थी ना सिविलियन, तो आप युद्ध में सिविलियन को टारगेट नहीं कर सकते, इसने अपने एयर स्पेस खोल दिया, एयर स्पेस खोल दिया। इससे क्या होगा, मान लो जैसे जब आप जेट वहीं से उड़ रहे हैं, वहीं से सिविलियन उड़ रहे हैं, तो इसने खोल दिया कि, और अगर भारत ने गलती से भी एक स्ट्राइक मार दिया होता, तो ये होता है ना कि भारत ने निर्दोष नागरिकों की जान ले ली, वो भी किसके, सऊदी अरब, और जिनके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। सऊदी अरब और दुबई के नागरिकों को भारत ने मार दिया। सोच रहे हो उसने कितना गंदा काम किया था, पूरा अपना एयर स्पेस खोल दिया उसने, और उसी में अपना जेट बीच में छुपा रहा है, तो उसके बाद भी बचा नहीं पाया। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि सामने सामने से पटाखों की लड़ाई हो रही है, बहुत भयानक वॉर हुई थी। और अगर एक भी सिविलियन को हमने टारगेट कर लिया होता, एक भी जहाज को, तो फिर तो पूरी दुनिया में हम बदनाम हो जाते, फिर तो सोशल मीडिया के थ्रू हम बैकफुट पर आ जाते। आप सोच के देखो प्रिसीजन इन्फॉर्मेशन कितनी हमारे पास कितनी एक्यूरेट थी, कि हम इसमें से भी बचा ले गए, और उसके बाद भी उनका जो है मार दिया, उनका जो है लड़ाकू जहाज के बाद भी। तो ये सब आज की डेट में टैक्टिकल वॉरफेयर बड़े पैमाने पे होती है, बड़े पैमाने पे। आखिर ये बताओ शेलिंग क्यों की, जब उसे पता था कि कुछ नहीं करने वाला, हमारे 15-16 लोग मारे गए। शेलिंग का मतलब होता है सीमा पर धुआंधार गोलीबारी करना, दो तोपों से जो है मोर्टार से बड़े बड़े गोलीबारी करते हैं। शेलिंग का एक ही पर्पस होता है, और वो होता है जो उग्रवादी हैं उनको धीरे से उसी गोले की आड़ में भारत की सीमा के अंदर प्रवेश कराना, इसको बोलते हैं शेलिंग, क्योंकि लोग पीछे हट जाते हैं। तो पाकिस्तान ने लगातार, तुमने देखा होगा पुंछ में, रजौरी में खूब जबरदस्त शेलिंग की है ना, खूब गोलेबारी दागी है, लोगों के घर वर टूट गए हैं। इस दौरान वो भारत के अंदर क्या करते हैं, वो जो अपने ट्रेंड लोग हैं उनको अंदर पहुंचाते हैं कि जाओ अब तुम। तो ये सब वॉरफेयर, इसको दिस प्रॉक्सी वॉर, इसको दिस नोन एज प्रॉक्सी वॉर। मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाएगी, देश के अंदर गृह युद्ध कराया जाएगा, हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई करा दी जाएगी ताकि सरकार फंस जाए। इसीलिए सरकार ने इस बार एक जगह थोड़े लड़ाई चल रही थी, सरकार ने हर स्तर पर लड़ाई लड़ी। पहले तो हमने पूरी दुनिया में भेजा, जाओ हमारी बात कहो कि हमारे साथ क्या गलत हुआ है, और पढ़े लिखे ऑफिसर्स, नए नए लड़कों को तैयार किया गया, बढ़िया बोलने वाले, झकास। पूरी दुनिया में यही इंडियन फॉरेन सर्विसेज के बंदे पूरी दुनिया में गए और पूरी दुनिया को बताया देखो हमारे साथ ये गलत हुआ है। पहले हमने सबको बताया देखो हम जो है विक्टिम है। नहीं तो पाकिस्तान जानते हो हर साल जाते हैं अपने आप को विक्टिम बताता था कि हम विक्टिम है, भारत हमें मार रहा है।
और यहाँ भारत में हो रहा, क्यों मोदी जी कुछ कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे हैं। सब कुछ हो रहा था। हमने सारी इन्फॉर्मेशन, हमने जितने वहाँ पे अपने एसेट्स है सबको एक्टिवेट किया, बोले एक एक इन्फॉर्मेशन निकालो। पूरी दुनिया को अंदाजा हो रहा था कि इधर हमने जहाज अपना कराची भेजना शुरू किया अरब सागर में, तो लोगों को लगा अच्छा लैंड स्ट्राइक हो गई, एयर स्ट्राइक हो गई, अब मोदी जी जो है इस बार जो है नेवी से लड़ाई करेंगे और वाटर स्ट्राइक करके और फिर इलेक्शन जीत लेंगे। पूरी दुनिया ही समझ रही थी। पाकिस्तान, वो अमेरिका भी देखो कितना रिलैक्स था। कैसे डोनाल्ड ट्रम्प क्या उल्टा सीधा बोला था। जेडी वेंस यहाँ घूमने आया था जयपुर जयपुर घूमने आया था वो अपनी वाइफ के साथ, वो इंडियन है, तो वो काजल वाजल लगाता है, जेडी वेंस गुप्ता लिखता है वो, ठीक है। तो वो इंडिया घूमने आया था, जयपुर वयपुर घूम घाम के गया, कुछ नहीं, सब नॉर्मल था। सबको लगा भारत ऐसे ही करेगा, ये भारत इतने सालों से ही तो करता है धमकियों में। भारत ने पहले तो इंडस वाटर टीटी को हट के, पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता था, सपने में नहीं सोच सकता था। पहले हमने पानी रोका, अब लोगों ने कहा पानी कहाँ रुक पाएगा, पानी में रोकना, तो एक्चुअली इन्फॉर्मेशन हमें रोज देनी पड़ती थी पाकिस्तान को कि सर हमारे पास इतना पानी, हम पाकिस्तान को हम बताना पड़ता था हमें कि सर हम इतना पानी छोड़ रहे हैं, सर इतना पानी रोक रहे हैं। हमने कहा हम नहीं बताएंगे, जाओ, जब मन करेगा छोड़ देंगे, जब मन करेगा रोक लेंगे। हमें रोकना ही क्यों है, ज्यादा हो जाएगा हम छोड़ देंगे। हमने छोड़ दिया ना कल। पहले होता था कि हम जितना पानी छोड़ेंगे हम पाकिस्तान को बताते थे, सर हम पानी छोड़ने जा रहे हैं, सर हम इतना पानी छोड़ेंगे सर। हमें पाकिस्तान को बताना पड़ता था इस सिंधु समझौते में, सर पानी इतना है, सर पानी इतना छोड़ रहे हैं सर। अब हमने कहा हम बताएंगे, हम 2 दिन तक रोक के रखेंगे, अचानक से छोड़ देंगे। वो बाढ़ आ गई, 16 फीट पानी ऊपर चला गया, सारे खेत वेत बह गए। वो पूरा चावल का, उसके आसपास जो पूरा चावल बोया जाता है और इस समय फसल होती है वहां पैडी की, सब बह गई। फिर 4 दिन पानी रोक लिया, फिर पानी कम, अब बोए कहाँ, फिर पानी आ गया, सब बह गया, भैंस खेत सब निकल गई। तो हम तो ये कर रहे हैं और हमने माना भी नहीं इस बार। तो हमारे साथ ये जो हम गेम खेल रहे हैं उसके साथ वाकई में अब हम उससे मार रहे हैं, कई मामले मारा है। लेकिन जो हमने एयर स्ट्राइक की है ना, वो तो वो कल्पना, वो क्या अमेरिका भी नहीं कर सकता था। और पिन पॉइंट इतने प्रिसीजन के साथ। हाफिज सईद को कभी लगता था कि वहां जहां बैठा हुआ है वहां पे कभी भारत उसको टच कर, बोलता था ना कि है हिम्मत मोदी तू आजा, तू देख लेंगे, ऐसे उसके भाषण वायरल है। पूरा परिवार ही सुला दिया, खानदान सुला दिया, पूरा पूरा जो मरकज नाम से जाना जाता था मस्जिद, 4 मिसाइलें गिरी उसके ऊपर, ठीक है, पूरा सपाट कर दिया। तो मिसाइल ये थोड़ी ना पूछेगी गुप्ता जी आपके यहाँ आए कि ना आए, वो तो आएगी तो आएगी। तो अभी जो ये हुआ है ये कोई नहीं समझ पा रहा है। और अगर ये हुआ है, मैं कोई इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूं, अगर ये हुआ है तो अब पाकिस्तान कभी भारत को धमकी, क्यों इतना दूर थोड़े ना। मैंने तुम्हें बताया ना 2 चैम्बर होते हैं। ये बॉम्ब तब बनता है जब दोनों डिफ्यूज करते हैं एक साथ। जब डिफ्यूज करते हैं तो ये 10 से 12 टन का मास होता है, इसको क्रिटिकल मास कहते हैं न्यूक्लियर में। तो जब ये दोनों, और इसके पहले क्या होगा, ये पूरा ब्लास्ट होता है, ये ब्लास्ट होता है, फिर टनल के थ्रू ये दोनों न्यूक्लियर आपस में मिलते हैं, देन ये ब्लास्ट होगा। या तो कहीं किसी मिसाइल में उसको डाला जाएगा, तो बीच में इसका एक जो है पार्ट होता है, जब वो गिरती है मिसाइल तो वो टूट जाता है, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, जुड़ते ही वो क्या होगा, न्यूक्लियर ब्लास्ट हो जाएगा। तुम किसी एक को इरेज कर दो तो अभी खत्म, तब भी खत्म। थोड़ा बहुत रेडिएशन होगा, थोड़ा बहुत रेडिएशन होगा, वही हुआ है शायद, वो भूम भाम हल्की सी होगी जो उसमें दगेगा, लेकिन ये बॉम्ब के रूप में कन्वर्ट नहीं होगा। और ये दोनों हमेशा अलग अलग रखे जाते हैं, दूरी पे रखे जाते हैं कि कभी गलती से भी दुर्घटना होगी ना तो फिर कम से कम 1000 ईयर आप यहाँ नहीं जा सकते, मिनिमम 1000 ईयर, 1000 साल तक आप यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। क्या वो डंप नहीं किया जाता, वो ग्लास में सील किया जाता है, ठीक है, ग्लास में सील करके रखा जाता है। और वो तब होता है जब कोई छोटा सा एक सैंपल होता है, नियरली बहुत छोटा सा, क्योंकि हाफ लाइफ होती है। हाफ लाइफ क्या होती है, मास पे डिपेंड करती है। ये जब प्रयोगशालाओं में होता है ना तब उसके लिए होता है, हम यहाँ टनों में बात कर रहे हैं, ठीक है। इसकी हाफ लाइफ अंदाजा लगा लो कितनी होगी, अर्ध आयु जिसे हम लोग कहते हैं, रेडियो एक्टिव। तो ये किया है हमने, अब अगर ये कर लिया है तो बढ़िया है, क्योंकि हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मतलब पहली बार ऐसा तुम्हें खुद नहीं लग रहा हो कि जीतने वाला देश चुपचाप बैठा हुआ है। पाकिस्तान हल्ला काट रहा है, 7 दिन का उसने जो फेस्टिवल रखा अपने यहाँ, हाँ पाकिस्तान ने, जीत का, पाकिस्तान में 7 दिन का फेस्टिवल है। हाँ कुछ भी करें, हाँ हाँ, मीटिंग पता नहीं सुनने में, डायरेक्टर जनरल, देखो जब सेनाओं के बीच में युद्ध होता है तो डायरेक्टर जनरल लेवल के ऑफिसर्स आपस में बात करते हैं। बातचीत शायद टल गई है, टल गई ना, हाँ। बीजीएमओ एक पोस्ट है, सीडीएस मतलब हो गया तीनों सेनाओं का वो कोऑर्डिनेटर रहेगा। सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होती हैं, राष्ट्रपति हैं मतलब होते हैं, ठीक है। ये तीनों सेनाओं के टॉप नॉच जो कोऑर्डिनेशन के लिए बनाया गया, जिसको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोला जाता है।
नहीं, डीजीएमओ लेवल आपस में दो लोग बात करते हैं ना, जैसे एक पद होता है तो वॉर के समय डीजीएमओ ही कम्युनिकेशन करते हैं। अरे भाई, चल गई ना। वॉर के समय बातचीत करने के लिए प्रमुख होता है, सीडीएस बातचीत थोड़े ना करेगा। और सीडीएस उनके यहाँ है ही नहीं, हमारे यहाँ केवल सीडीएस है, पाकिस्तान में सीडीएस थोड़े ना, वो तो सेना प्रमुख होता है। ठीक है, जैसे आर्मी का अलग होगा, नेवी का अलग होगा, एयरफोर्स का अलग होगा। तो वो लोग थोड़े ना बात करेंगे, वो तो जाके ब्रीफिंग करेंगे प्रधानमंत्री को, सीसीएस को करेंगे। अब आप देखिए, अब ये बताइए, जब ये कुछ घटना हुई तो प्रधानमंत्री गए थे ना राष्ट्रपति मुर्मू को बताने के लिए रात में कि हमने मैडम ये किया, क्यों? अब तुम कहो प्रधानमंत्री बड़ा राष्ट्रपति बड़ा है, भाई शासन तो राष्ट्रपति के नाम पे ही चल रहा है, लेकिन मीटिंग में तो कहीं नहीं थी राष्ट्रपति महोदया। मीटिंग में कौन था सीसीएस की? प्रधानमंत्री थे। निर्णय कौन ले रहा था? प्रधान में कोई गलती होती तो किसको गाली पड़ रही है? प्रधानमंत्री को। लेकिन जाकर किसके नाम पर, भारत का शासन किसके नाम पे चल रहा है? राष्ट्रपति के नाम पे। तो सभी जगहों पर पद बनाए गए हैं, कौन किस स्थिति में क्या बात करेगा, कौन किसके प्रति उत्तरदायित्व है, ये सिंपल सा है। चलो।